हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स अर्थात एक्सिलरी वर्ब। वैसे देखा जाए तो वर्ब तो कई प्रकार की होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट के आधार पर देखा जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन के आधार पर देखा जाए तो एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब। लेकिन कोई क्रिया किसी वाक्य में किस तरह का रोल निभा रही है, सहायक रोल निभा रही है यानी कि मुख्य या फिर मुख्य भूमिका निभा रही है, इस सब के आधार पर क्रियाओं को एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं। वर्ब को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है। एक को एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और दूसरे को मेन वर्ब कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। अब ये जो एक्सिलरी वर्ब है, इनके भी ऐसे तो मुख्य रूप से दो ही टाइप होते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसको तीन टाइप भी दिखाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। एक है प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा है मॉडल एक्सिलरी और तीसरा है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी। मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी को सेमी मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। सेमी मॉडल्स ठीक है, उधर अभी आएंगे। तो प्राइमरी एक्सिलरी को देखते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत कौन कौन क्रिया आ जाती है। तो इसमें तीन क्रिया बी, डू और हैव, ये तीन जो है प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं। इसमें भी बी का जो रूप है इज, आर, एम, वाज और वर, ये जो रूप है वही एक्सिलरी के रूप में यहाँ यूज होते हैं। इसके बाद डू में डू, डज और डिड। हैव में हैज, हैव और हैड। कितने हो गए? अगर देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से तो तीन ही है, अब तीन को ऐसे एक्सपेंड करने पर वो 11 हो जाती है। मॉडल में अगर हम देखें तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी हो गई? 10 हो गई। और मार्जिनल मॉडल में नीड, डेयर और यूज्ड, ये हो गई 3। इन 24 क्रियाओं को ही हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। और ये 24 जो क्रियाएं हैं वो तीन भाग में बटी हुई हैं: प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरी। अब ये जो प्राइमरी एक्सिलरी है, इसकी क्या खासियत है? प्राइमरी एक्सिलरी की खासियत है कि ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। जहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं तो ये इनको मेन वर्ब कहा जाता है, जहाँ एक्सिलरी वर्ब के रूप में। और ये आखिर ये एक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? एक्सिलरी वर्ब का काम है टेंस के निर्माण में, वॉइस के निर्माण में तथा मूड के निर्माण में
हेल्प करना, नाम है हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया तो किस तरह की सहायता करती हैं अपने मुख्य क्रिया को? तो टेंस के निर्माण में, आप जानते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं, तो टेंस के निर्माण में, वॉइस के निर्माण में और मूड के निर्माण में। अब कल्पना कीजिए, मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, अगर हैव क्रिया न रहे तो क्या परफेक्ट टेंस बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको कहना है मोहन हैज हेल्प्ड मी। अगर हैज यहां नहीं रहेगा, हैज क्या है? हैव क्रिया का ही तो रूप है। अगर हैज नहीं रहेगा तो क्या हेल्प्ड ये परफेक्ट टेंस बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। अगर इज आर एम वाज वर, अगर वर्ब टू बी नहीं रहेगा तो आप वॉइस की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कोई एक ऐसा वाक्य आप बता सकते हैं क्या जिसमें कि वर्ब टू बी का प्रयोग ही ना हुआ हो? बिना बी क्रिया का, अर्थात उसका कोई ना कोई रूप वहां जरूर उपलब्ध रहता है, तभी वो वॉइस हो सकता है। ठीक उसी तरह से मूड के साथ भी है। ठीक है, तो जो प्राइमरी एक्सिलरी है इनकी खासियत क्या है कि ये सहायक क्रिया का भी काम कर देती है और मुख्य क्रिया का भी काम कर देती है। जैसे कि यहाँ मैं एक वाक्य अभी मैं लिखा, मोहन हैज हेल्प मी। यहाँ हैज क्रिया है एक, और एक दूसरी क्रिया है हेल्प्ड। ये हैज क्या किया? हेल्प किया, हेल्प को कि वो तीसरे फॉर्म में चले जाए, परफेक्ट टेंस का बोध कराए। ठीक है, लेकिन एक दूसरा वाक्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राम हैज अ पेन। ठीक है, राम हैज अ पेन, यहाँ हैज क्या है? यहाँ हैज मेन वर्ब है। इस वाक्य में कितनी क्रिया है? केवल एक क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया है तो वही क्रिया मुख्य क्रिया है ना? अब आई एम अ बॉय, अब यहाँ एम तो एक्सिलरी वर्ब नहीं है क्योंकि एकमात्र वर्ब है, जबकि वहीं आई एम रीडिंग है ना। अब आप देख रहे हैं कि एम भी एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है रीडिंग, तो एम जो है यहाँ एक्सिलरी वर्ब हो जाएगी और रीडिंग जो है मुख्य क्रिया हो जाएगी। अब थोड़ा डू को भी देखते हैं, डू क्रिया। जैसे ध्यान दीजिएगा, डू का अर्थ जहाँ करना होगा तो वहां समझिए कि वो मेन वर्ब है। जैसे आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर करता हूं। यहाँ डू का अर्थ क्या है? करना है ना, और एक मात्र क्रिया भी है, तो ये क्या हो गई? ये मेन वर्ब हो गया। ये जो डू है यहाँ मेन वर्ब है। लेकिन अगर एक दूसरा वाक्य मैं लिखूं, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, यहाँ आप देख रहे हैं डू भी एक क्रिया है और रीड भी क्रिया है ना। तो ये डू जो क्रिया है ये एक्सिलरी वर्ब हो गई। इसके द्वारा क्या हो रहा है? निगेटिव टेंस का निर्माण हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि टेंस, वॉइस, मूड और साथ में निगेटिव और इंटेरोगेटिव भी लिख लेना जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सिलरी वर्ब का निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ आई डू नॉट रीड, तो ये डू क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब हो गया, और रीड क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा भी वाक्य आए जहाँ की दो दो डू आ गया हो, तो वहां कैसे हम पहचानेंगे? आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। आई डू नॉट डू, यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू है। ये जो पहला डू है ये आ रहा है निगेटिव यहाँ बनाने के लिए, ये एक्सिलरी वर्ब हो गया, और इस डू का अर्थ है यहाँ करना, तो ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद जो है मॉडल एक्सिलरी है, ये तो मैं थोड़ा सा परिचय मैं दिया कि प्राइमरी एक्सिलरी जो होती है मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है। लेकिन मॉडल एक्सिलरी जो है इसका प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। सिर्फ एक अपवाद है, विल, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि मॉडल एक्सिलरी
जो क्रियाएं हैं सेल, शुड, विल, वुड, ये सब जो है ये क्या है, इन सबको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है। कौन सा वर्ब कहा जाता है? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब जिसमें कुछ त्रुटि हो। डिफेक्टिव का अर्थ यहाँ है क्या? यहाँ अर्थ यह है कि ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें एसीएस नहीं लगता है, जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। आप तो जानते हैं ना कि क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, तो उसमें से एस लगना हो, ईएस लगना हो, ईडी लगना हो, टी लगना हो, आईएनजी लगना हो, वो सब कोई भी काम इन सब में नहीं होता है, इसलिए इन सबको डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, इन सबको एनोमेलस वर्ब भी कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब को एनोमेलस वर्ब कहा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वो यूज हो जाती हैं अगर वाक्य इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेल है, सूड है, विल, वुड है, इस सबको, ये 10 जो है इनको मॉडल कहा जाता है। ये प्योर मॉडल्स हैं, ध्यान रखिएगा, प्योर मॉडल्स हैं। जबकि ये भी जो है नीड है, डेयर है, यूज्ड है, और ध्यान दीजिएगा इस यूज के साथ टू हमेशा आता है। ठीक ना, वैसे ही जैसे इस ऑट के साथ भी टू आता है। एकमात्र 2 क्रियाएं हैं, एक आउट और एक यूज्ड, जो कि अपने साथ फुल इन्फिनिटिव लाते हैं। फुल इन्फिनिटिव का मतलब इनके साथ टू आएगा, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। बाकी ये जो हैं सेल, शुड, विल, वुड, ये सब जितने यहाँ हैं मॉडल्स और मार्जिनल में, इन सब के साथ क्या होता है, इन्फिनिटिव तो आता है लेकिन वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कि वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी लेकिन इन्फिनिटिव का जो चिन्ह है टू, वो नहीं लगा रहता है। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं कि इनको मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है। सेमी, सेमी का तो अर्थ ही होता है आधा, आधा ये मॉडल है, तो आधा क्या है, आधा मॉडल नहीं है, मतलब कि वो मुख्य वर्ब है। मतलब यह है कि ये ऐसी क्रियाएं हैं 3 की 3 जिनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी होता है और मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे और ध्यान दीजिएगा, जब वो मुख्य क्रिया के रूप में होगा तो इसका रूप नीड, नीड्स, नीडेड, ये सब होता है। डेयर, डेयर्स, या पास्ट टेंस डेयर्ड भी होता है। मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, जनरल वर्ब जैसा यूज होने लगती हैं, है ना। लेकिन जब एक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है, मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज होता है, तो फिर इसके साथ इसका यही रूप देखने को मिलेगा, केवल नीड और केवल डेयर, और जनरली उसके साथ नॉट भी लगा रहता है, नीड नॉट और डेयर नॉट आया रहता है। मार्जिनल, मार्जिनल का अर्थ क्या होता है? मार्जिनल मतलब जो सीमांत है, जो बॉर्डर पर है। अब ऐसा समझिए कि ये बॉर्डर हो गया, तो ये कहाँ है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो बॉर्डर पर होने का मतलब कि थोड़ा इधर का भी कुछ क्वालिटी मिलेगा और कुछ इधर का भी क्वालिटी मिलेगा। बात आ गई समझ में? तो चलिए, जैसा कि मैं बताया कि आज का टॉपिक जो है मॉडल्स, तो मॉडल्स के अंतर्गत हम लोग मॉडल भी पढ़ेंगे और सेमी मॉडल भी पढ़ेंगे। तो आगे हम 1 बाय 1 इन सब को देखते हैं। ठीक है, मॉडल की शुरुआत हम सबसे पहले कैन से शुरू करते हैं। कैन वह मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रेजेंट, एबिलिटी, कैपेसिटी इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात कैन से यह बोध होता है कि किसी व्यक्ति में या किसी जीव में या किसी चीज में कोई काम करने की क्षमता है, सामर्थ्य है। जैसे, और एक बात मैं बता दूं कि ये जो शक्ति सामर्थ्य, केवल मैं फिजिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे जब मैं अगर कहूँ कि आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बकेट, मैं इस भारी बाल्टी को उठा सकता हूँ, तो यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। जब मैं कहूँ कि आई कैन रीड, आई कैन टॉक इवन इन चाइनीज, तो इससे ये मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध हो रहा है। फाइनेंशियल की अगर बात कहें तो अगर कहें कि राम कैन गिव इवन 10 लाख, राम 10 लाख भी दे सकता है, तो यहाँ फाइनेंशियल एबिलिटी, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो देखिए,
एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मॉडल्स हैं दे आर मोस्ट कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन उसमें एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच का जो अंतर है, कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि थ्रेड लाइक डिफरेंस है, हेयर लाइक डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को ही समझना है। किताब में हम देखते हैं कि कैन से भी फला फला बोध होता है, में से भी होता है, कुड से भी होता है। अरे भाई, तब सबसे सब कुछ का बोध होता है, तब हर मॉडल का प्रयोग हम हर जगह कर दें? नहीं, वहां समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज इंटरनल डिफरेंस। तो देखिए, कैन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अगर शक्ति सामर्थ्य का बोध कराना हो प्रेजेंट, तो कैन उसके लिए सटीक है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं लिखा हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूँ। मोहन कैन गिव मी इवन रुपीज 5 लाख। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात हो रही है। सी कैन स्पीक इवन चाइनीज। चाइनीज आप लोग जानते हो, चाइनीज मंडेरिन जो है विश्व की मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, सी कैन स्पीक इवन चाइनीज। तो देखिए, यहाँ कैन का प्रयोग किया गया है एबिलिटी कैपेसिटी का बोध कराने के लिए। अब दूसरा जो चीज है, इन स्पोकन इंग्लिश फॉर आस्किंग परमिशन कैन इज यूज। देखिए, अमेरिकन इंग्लिश में कैन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से जो स्टैंडर्ड भाषा मानी जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश को ही मानी जाती है। कम से कम कागजी जो ऑफिशियल भाषा है उसमें तो ब्रिटिश को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? यस यू कैन गो, हाँ आप जा सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम है, इनफॉर्मल में है। लेकिन अगर परमिशन लेने देने की बात हो जाए तो वहां मे का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे बातचीत में तो कुछ भी आदमी बोल देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए मे के बारे में क्या लिखा है, फॉर आस्किंग एंड ग्रांटिंग ऑथोरिटेटिव परमिशन। जो ऑफिशियल परमिशन है, जो अथॉरिटेटिव है, उसके लिए आप सक्षम है, उस तरह का परमिशन देना हो तो वहां फिर कैन नहीं चलेगा, वहां तो मे ही चलेगा, है ना। जैसे मे आई कम इन सर, अब ऐसा ना कहिए कि कैन आई कम इन सर, तो स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन। ठीक है, अब एक बात यहाँ और भी मैं बता देना चाहूंगा, राम मे पार्क हिज बाइक हियर, और एक वाक्य दूसरा है, राम कैन पार्क हिज बाइक हियर। मे से भी परमिशन दिया जाता है, कैन से भी परमिशन दिया जाता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? अगर आप कहते हैं मैं, इसका मतलब है कि यू आर गिविंग द परमिशन, द स्पीकर इज गिविंग द परमिशन, द स्पीकर इज ग्रांटिंग द परमिशन। बट इफ यू यूज कैन पार्क, राम कैन पार्क हिज बाइक, इट तो इसका कई अर्थ हो जाएगा। इट विल नॉट ओनली मीन you are giving the permission or the speaker is giving the permission, somebody else may give the permission. For example, राम कैन पार्क हिज बाइक का इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं राम को अनुमति देता हूँ, या पुलिस दे रही है अनुमति राम को, या कोई और आदमी दे रहा है राम को अनुमति, या ये भी हो सकता है कि राम हैज राइट टू पार्क हिज बाइक। अंडरस्टैंड, ये भी हो सकता है। लेकिन Ram may park his bike here has only one meaning. And what is the meaning? The meaning is that I allow, I give permission uh, Ram to park his bike. Understand? मतलब मैं, देखिए, में कौन शामिल रहता है? मैं शामिल रहता है, स्पीकर शामिल रहता है, जो बोलने वाला है वो शामिल रहता है कि वो अनुमति देता है। तो ये बहुत बारीक डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इन इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी,
यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे आप परमिशन में देखें कि परमिशन यहाँ है, परमिशन यहाँ है, तो उस चीज को मैं क्लियर कर दिया कि दोनों परमिशन में अंतर क्या रहेगा। ये तो ताकत क्षमता, वो तो एकमात्र कैन के पास है, अब वो में से नहीं क्षमता का बोध कराइएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ ये बेताज बादशाह है, लेकिन यहाँ परमिशन है, जहाँ संभावना है, तो वहां दोनों में किस तरह से मतलब भेद है वो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि यहाँ देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और पॉसिबिलिटी व्यक्त करना चाहते हैं तो मे का प्रयोग करिएगा। क्या करिएगा? मे का प्रयोग करिएगा। इट मे रेन टुडे, आसमान में बादल लगे हुए हैं, बरसात का मौसम है, आप देख करके क्या कहिएगा? कहिएगा ना इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। और बादल एकदम बहुत घिर आया है, तो वहां आप क्या करिएगा? वहां मस्ट का प्रयोग कर दीजिएगा। इट मस्ट रेन टुडे, आज अवश्य वर्षा होगी। एकदम बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, काले काले, तो वर्षा तो होगी ही। वहां आप क्या कहिएगा? वहां मस्ट कहिएगा। ऐसे सामान्य कंडीशन में मे कहिएगा। आसमान में बादल नहीं है और बरसात का दिन है, तो भाई बरसात का दिन है तो बादल तो कभी घिर आ सकते हैं, तो वहां माइट कह सकते हैं। इट माइट रेन टुडे, टेक एन अम्ब्रेला इफ यू आर गोइंग आउट, अगर आप बाहर जा रहे हो, टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है, बिकॉज इट इज रेनी सीजन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये बात ध्यान रखिए, इन अफर्मेटिव सेंटेंस इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी बताना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मे का प्रयोग होगा। पॉसिबिलिटी बताना है, निगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मे का प्रयोग नहीं होगा। तब आपको यहाँ शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, कहाँ? कैन के पास आना पड़ेगा। जैसे कैन इट बी ट्रू, क्या यह सही हो सकता है? अब देख रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सही हो सकता है? क्या इसके सही होने की संभावना है? यह वाक्य का अर्थ है। निगेटिव देखिए, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता है, मतलब इसके सही होने की संभावना नहीं है। तो ये सब जो छोटा छोटा डिफरेंस है, किताब में उतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज को समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर विश, इच्छा, आशीर्वाद, ये सब चीज करना है तो फिर तो मे, तो हम लोग जानते ही हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू बी हेल्दी एंड वेल्दी, है ना। तो विश प्रकट करना है, मे का प्रयोग होगा। इसके बाद पर्पस भी बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईटिंग? सो दैट वी मे लिव, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, है ना। राम वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे कम फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, राम बहुत मेहनत करता है, क्यों करता है? व्हाट इज द पर्पस? सो दैट ही मे कम फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ताकि वह परीक्षा में फर्स्ट आ सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और भी आगे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये जो मैं बता दिया हूँ वो लास्ट चीज हो गया, आगे अभी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा चीज है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ थोड़ा सा कैन है, तो इसके बगल में ही मैं कुड को भी लिख दिया हूँ। आप लोग जानते हो कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। तो एक जाहिर सी बात है कि कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का प्रयोग होगा, ठीक उसी तरह से जैसे शुड का सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। तो अब यहाँ देखिए, नरेशन एक मैं उदाहरण दिया हूँ, मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही कैन डू इट, मोहन कहा, क्या कहा? ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे, ही है तो ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और चूंकि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है और उधर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई उस तरह का टर्म एंड कंडीशन वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैन बदल करके पास्ट इसका कुड हो जाएगा, यानी कि क्रिया पास्ट टेंस में चली जाएगी। तो क्या हो गया? यहाँ कुड हो गया। अच्छा, हिंदी में इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? हिंदी में कह रहा है कि मोहन कहा वह इसे कर सकता है, मोहन कहा वह इसे कर सकता है, और इसका अर्थ क्या हो गया? मोहन सेड दैट ही कुड डू इट, मोहन कहा कि वह इसे कर सकता है। यहाँ भी अब
हिंदी में ऐसा ना कहिएगा कि मोहन कहा कि वह इसे कर सकता था, बिल्कुल नहीं। हिंदी में ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ जो नरेशन है उसका अर्थ वही हुआ, मोहन कहा कि वह इसे कर सकता है। तो यहाँ कुड जो है वो कैन के इक्विवेलेंट में उसका यूज हुआ है, यद्यप उसका रूप जो है पास्ट का हो गया है, न कि मीनिंग पास्ट का हो गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा है पास्ट कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी एंड कैपेसिटी कैपेबिलिटी, है ना। भूत में आप क्या कर सकते थे, बीते हुए समय में क्या करने की क्षमता थी, जैसे वर्तमान में करने की जो क्षमता है तो कैन यूज करते हैं, पास्ट में कुड यूज किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कुड लगाने के बाद यह नहीं बोध होता है कि वह काम हुआ या नहीं हुआ। आप कर सकते थे, यू कुड डू इट, बट यू डिड इट और नॉट, इट्स नॉट क्लियर, है ना। तो कह रहे हैं कि पास्ट कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पास्ट कैपेसिटी और पास्ट एबिलिटी का बोध कराने के लिए कुड का प्रयोग होगा तो वहां टाइम का रेफरेंस अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वहां टाइम का रेफरेंस, समय का संदर्भ वहां होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, तब वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि कुड प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा है या फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है या पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए वहां टाइम रेफरेंस होना चाहिए। कैसे? जैसे कि इस वाक्य में है, टाइम रेफरेंस है कि नहीं, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं नौजवान था, आई कुड स्विम अक्रॉस द गंगा, मैं गंगा भी पार कर सकता था। यहाँ टाइम का रेफरेंस कैसे है? तो व्हेन आई वाज यंग जो है ये टाइम को रेफर कर रहा है, टाइम का हिंट कर रहा है, और कह रहा है कि आई कुड स्विम अक्रॉस द गंगा, मैं गंगा भी पार कर सकता था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कुड से यह नहीं बोध होता है कि काम हो गया। काम अगर हो गया यह बोध कराना है तो आपको दो ही उपाय है, आप सीधे पास्ट इंडेफिनिट यूज कर दीजिए, है ना। जैसे व्हेन आई वाज यंग, आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस द गंगा, आई आई स्वैम अक्रॉस द गंगा, जब मैं जवान था तो मैं गंगा पार कर दिया, है ना। सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप, ये जो स्ट्रक्चर है बताता है कि काम हुआ। कुड जो है यह बताता है कि आपके अंदर क्षमता थी लेकिन आप किए नहीं, आप कर सकते थे लेकिन किए नहीं, ठीक है। इसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में भी होता है लेकिन इनफॉर्मल में होता है, ये भी ध्यान देना होगा। किस मॉडल का प्रयोग फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, किसका इनफॉर्मल होता है, ये सब ध्यान देना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है लेकिन वो इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है। जैसे कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम दीजिएगा। इसके बाद इसका जो अगला यूज है वो है कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल से यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन था वो नहीं फुलफिल हो पाया। जैसे इफ यू हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अगर आप स्टेशन टाइम पर पहुंच गए रहते, यू कुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप गाड़ी पकड़ लिए रहते। क्या है कंडीशन? इफ यू हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अगर आप टाइम से टाइम से स्टेशन पहुंच गए रहते तो गाड़ी पकड़ लिए रहते, स्टेशन टाइम से नहीं पहुंचे, गाड़ी नहीं पकड़ पाए। तो यह होता है कुड हैव और क्रिया का तीसरा रूप। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जैसे कुड हैव क्रिया का तीसरा रूप है उसी तरह से शुड हैव क्रिया का तीसरा रूप है, वुड हैव क्रिया का तीसरा रूप है, और उन सब से अलग अलग चीज का बोध होता है। मस्ट हैव क्रिया का तीसरा रूप है, उस सब से भी अलग अलग बोध होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखे कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग और कुड का प्रयोग। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि छोटा छोटा लिखने के चलते क्या है कि बढ़िया से दिखता नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।
दिखता तो नहीं है, लेकिन आप जब स्क्रीन को ऐसे जूम कीजिएगा, स्क्रीन को जूम कीजिएगा, तो चूंकि मैं एचडी में अपलोड करता हूं तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। नोट्स उतारना चाहे, नोट्स तैयार करना चाहे तो नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। शुड, आउट टू और मस्ट, ये तीन ऐसे मॉडल्स हैं जो कि उन सब का जो यूज है हमको बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे परस्पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या है इन तीनों का यूज? वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुड को देखते हैं। शुड का प्रयोग दो तरह से होता है, या हम कहें कि चाहे वो शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे माइट हो, चाहे मतलब जो भी पास्ट फॉर्म वाली है, जैसे कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो ये जितने पास्ट फॉर्म वाले मॉडल्स हैं, एक तरह से समझिए कि वो टू इन वन है। टू इन वन कहने का मतलब है कि उसका दो रूप हो जाता है। किसका किसका? जैसे शुड हो गया, वुड हो गया, माइट हो गया, विल का वुड हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका दो रूप है। एक रूप हम कह सकते हैं एज अ पास्ट फॉर्म, और एक इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली उसका यूज। तो जब हम कहते हैं कि शुड जो है वो सेल के पास्ट के रूप में होता है उसका यूज, या अगर वुड को कहें कि विल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है, तो वहाँ विल का जहां जहां जिस अर्थ में यूज होता होगा वहां वो वुड रहेगा, लेकिन वो सेम वही अर्थ देगा। उसी तरह से शुड जो है जब एज ए पास्ट फॉर्म ऑफ सेल यूज होगा तो केवल रूप के आधार पर वो शुड रहेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या रहेगा? अर्थ वही होगा जो सेल का अपना अर्थ होता है। तो पहला नियम कह रहा है कि शुड इज यूज एज अ पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ सेल। हम जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में इस तरह की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल बी 40 नेक्स्ट मंथ। मैं कहा, क्या कहा? आई शैल बी 40 नेक्स्ट मंथ, में अगले महीना 40 का हो जाऊंगा। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो होता है आई सेड दैट, आई शैल बदल करके शुड हो जाएगा, है ना, बी 40 नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ शुड जो है वो क्या है? वो सेल का ही काम कर रहा है। यहाँ शुड चाहिए वाला शुड नहीं है। मैं बताया ना कि दो रूप में काम करने लगता है, एक पास्ट फॉर्म के रूप में, तो पास्ट फॉर्म के रूप में जब काम करेगा तो सेल के ही इक्विवेलेंट रहेगा। अगर हिंदी कहेंगे तो इसका हिंदी यही होगा कि आई सेड दैट, मैंने कहा कि मैं अगले महीना 40 साल का हो जाऊंगा। ऐसा अर्थ नहीं लगाएंगे कि आई शुड बी 40, मुझे अगले महीना 40 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ शुड से एक कंफ्यूजन होने की संभावना है कि कहीं आप शुड चाहिए अर्थ में तो नहीं ये कर रहे हैं। अगर दोनों वाक्य साथ में है तब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कल्पना कीजिए कि ये पहला वाक्य है ही नहीं, तो ऐसा संभावना हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसको मिस इंटरप्रेट करे और शुड को चाहिए के अर्थ में ले ले। इसलिए बहुत सारे जो ग्रामेरियन है कहते हैं कि इसके बचाव के लिए, कि वो कहीं चाहिए अर्थ में आप न ले ले, तो आई के साथ सेल का शुड ना करके बल्कि क्या कर देना बढ़िया रहेगा? वुड। क्या कर देना अच्छा रहेगा? वुड कर देना अच्छा रहेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है। खैर, इसके बाद शुड का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है सलाह देने के लिए। देखिए, प्रत्येक मॉडल्स का 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 यूज है, लेकिन आपको उसके रूह को जानना होगा कि उसका रूह किस चीज में बसता है। शुड मतलब समझिए, एक तो पास्ट फॉर्म का हो गया, लेकिन शुड का जो रूह है वो है रिकमेंडेशन, सलाह। ठीक ना? बस गांठ बांध लीजिए। सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? और देखिए, मैं यहाँ लिखा हूं कि शुड इंडिकेट्स रिकमेंडेशन रादर देन ऑब्लिगेशन।
शुड से बहुत सारे लोग समझते हैं कि शुड इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता होती है, सलाह बाध्यता नहीं होती है, भी आपको जानना जरूरी है। बाध्यता होती है आउट में, मोरल ऑब्लिगेशन वहां रहता है। वो भी कैसा ऑब्लिगेशन रहता है? मोरल ऑब्लिगेशन रहता है। हाँ, ऑब्लिगेशन के लिए जो फेमस है वो है मस्ट, है ना, जहां मजबूरी है, जहां बाध्यता है, आपको वैसा फॉलो करना ही है। शुड क्या करता है? शुड सलाह देता है, न कि आपको किसी काम को करने के लिए कहता है कि मजबूर हो जाओ। नो, शुड इंडिकेट्स रिकमेंडेशन रादर देन ऑब्लिगेशन। याद रखिएगा, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। आपको उसके गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, वो सलाह दे रहा है ना। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स का सलाह मानना चाहिए, वो सलाह दे रहा है। शुड मतलब सलाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, संभावना। संभावना, लेकिन वो भी कैसा? बेस्ड ऑन नन फैक्ट्स, हवा में नहीं। संभावना लेकिन किस चीज पर? फैक्ट पर आधारित संभावना। मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो इन्फेरेंस होता है। इन्फेरेंस मतलब अनुमान, और इन्फेरेंस जब भी होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है। जैसे इफ ही स्टार्टेड एट 6 ही शुड बी हियर एट 12। कह रहे कि वो 6 बजे अगर रवाना हो गया, 6 बजे ही अगर चालू कर दिया था यहाँ आने के लिए, तो यहाँ तो 12 बजते बजते उसको आ जाना उसको तो यहाँ 12 बजते बजते आ जाना चाहिए। देखिए, ये इन्फेरेंस है। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे हवा में नहीं है। कह रहा है कि अगर वो 6 बजे स्टार्ट कर दिया था काम या आना, तो ही शुड बी एट ही शुड बी हियर एट 12। तो यहाँ उसको 12 बजे तक तो आ जाना चाहिए। तो ये जो इस तरह का जो प्रोबेबिलिटी है उसको बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, द अदर इज अ वेल नोन एक्सपर्ट। जो लेखक है वो एक बहुत ही फेमस है, एक्सपर्ट है। सो हिज बुक शुड बी रिलायबल। इसलिए उसकी जो पुस्तक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। देखिए, यहाँ भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेस्ड ऑन नन फैक्ट्स है, वो इन्फेरेंस है। कह रहा है कि जो लेखक है वो एक वेल नोन एक्सपर्ट है, एक विख्यात, एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट है, इसलिए उसकी किताब कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, एक और बात, आप यहाँ शुड के जगह आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ इस प्रोबेबिलिटी के लिए, यहाँ देखिए मैं आउट के बारे में लिखा हूँ, तो आउट के बारे में यहाँ 2-3 ही मैं लिखा हूँ, लेकिन उसमें इसको भी ऐड कर लीजिए कि आउट का प्रयोग ऐसे कंडीशन में भी होता है। ठीक ना? कैसा कंडीशन में? तो वही प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ऐसे। एक बात और मैं बता दूं कि आउट जो है वो उसका जो प्राइमरी यूज है वो ये नहीं है। जैसे मैं बताया कि शुड का जो प्राइमरी यूज है वो सलाह देना है, उसी तरह से आउट का जो प्राइमरी यूज है वो मोरल और नैतिक मोरल ऑब्लिगेशन और जो ड्यूटी है वो बताना है। और टू का जो प्राइमरी यूज है वो क्या है? आपका नैतिक बोध कराना, किसी व्यक्ति का नैतिक बोध कराना, उसकी नैतिक जिम्मेवारी क्या है यह बोध कराना, उसका कर्तव्य क्या है यह बोध कराने के लिए आउट जो है वो फिक्स है। ऐसे उसके अलावा भी हल्का फुल्का इधर उधर यूज हो जाता है, लेकिन प्राइमरी क्या है? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि शुड हैव और क्रिया के तीसरा रूप लगा देने से यह पता चलता है, शुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल से यह बोध होता है कि कोई अच्छा काम जो कि भूतकाल में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। कैसा काम? एक अच्छा काम जो कि हो जाना चाहिए था भूतकाल में, पास्ट टाइम में वो नहीं हुआ। जैसे यू शुड हैव कम ऑन टाइम, आपको समय पर आ जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, या ऐसे अर्थ में आउट टू का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? यू आउट टू हैव कम ऑन टाइम, आपको समय पर आ जाना चाहिए था। बट यू डिडंट कम, लेकिन आप नहीं आए। ठीक है,
तो ये था शुड का प्रयोग। इसके बाद देखते हैं आउट। तो आउट के बारे में तो मैं बताया ही कि जहाँ मोरल ऑब्लिगेशन हो, जहाँ ड्यूटी का बोध कराना हो, जहाँ कोई डिजायरेबिलिटी, कोई चीज डिजायरेबल है, तो यह बताने के लिए भी आउट टू का प्रयोग होता है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, देख रहे हैं ना, ड्यूटी का बोध करा रहा है। मोरल ऑब्लिगेशन, आपका नैतिक जिम्मेदारी क्या है, यह बोध करा रहा है। वी आउट टू हेल्प द पुअर, है ना। यहाँ देखिए डिजायरेबिलिटी, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन यू ऑट टू लीव एट वंस। अब देखिए यहाँ डिजायरेबिलिटी क्या वांछनीय है, कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, अगर आप ट्रेन कैच करना चाहते हैं, ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू ऑट टू लीव एट वंस, आपको यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो मैं बताया है कि आउट टू के बाद भी थ्री लग जाएगा तो क्या होगा, वही एक अच्छा काम जो कि भूतकाल में नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद है मस्ट। देखिए मस्ट जो है इन दोनों से अर्थात शुड से आउट से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इम्फैटिक है। सबसे लेस इम्फैटिक जो है वो शुड है, शुड के अपेक्षा ज्यादा इम्फैटिक या जो फोर्स है वो आउट में है, और सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ है, सबसे ज्यादा फोर्स है मस्ट में। लेकिन एक बात और मैं बता दिया हूँ और यहाँ लिख भी दिया हूँ, मैं इसलिए लिख देता हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो वो आ जाए। आउट टू का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम होता है। अब मॉडर्न इंग्लिश का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेटिव यूजर्स हैं, तो हम लोग तो नेटिव यूजर हैं नहीं, हम लोग के पास तो आते आते बहुत सारा, मतलब कि अंग्रेजी भाषा में जो चेंजेज होते हैं वो भारत में आते आते या विश्व के अन्य कोनों में जाते जाते तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका रहता है। तो आगे देखते हैं, मस्ट जो है टू एक्सप्रेस लीगल या ऑफिशियल नेसेसिटी ऑब्लिगेशन, इन सब में कोई उस तरह का आधिकारिक कानूनी वो बाध्यता की बात नहीं थी, आवश्यकता की बात नहीं थी, लेकिन मस्ट में वो है। अब इसमें कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इसमें कह रहा है कि आपको अवश्य करना चाहिए। मस्ट मतलब कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यू विल बी पनिश्ड। अब ये कह रहा है कि पीपुल मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यू शुड नहीं, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यू मस्ट वियर अ हेलमेट इफ यू राइड, जब आप राइड करते हो तो क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। अब देखिए यहाँ मस्ट लगा है, मतलब कि अगर आप ऐसा नहीं करते ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी, फाइन लगाएगी, चालान काटेगी, है ना। इफ यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू एक्सीड द लिमिट ऑफ द स्पीड यू विल बी पनिश्ड, है ना। तो मस्ट से क्या पता चलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, लीगल और ऑफिशियल, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद एक और बात मैं लिख दिया हूँ, मस्ट नॉट से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, निगेटिव सलाह का बोध होता है। मस्ट से तो ये होता है कि क्या आपको करना ही चाहिए, अगर नहीं करते हो तो पनिशमेंट मिलना तय है। मस्ट नॉट जो है ये निगेटिव रिकमेंडेशन होता है, लेकिन निगेटिव रिकमेंडेशन तो होता है, लेकिन अब यहाँ आ जाइए पॉजिटिव अर्थ में, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में ये लीगल ऑफिशियल था, लेकिन जैसे ही मस्ट नॉट अर्थात निगेटिव हो गया तो ये नॉट ऑफिशियल हो गया। ये क्या हो गया, ये नॉट ऑफिशियल हो गया। अगर आपको ऑफिशियली किसी को मना करना है कि क्या नहीं करना है तो आप मस्ट नॉट नहीं यूज कीजिएगा, क्या यूज कीजिएगा, आप कैनट का प्रयोग करिएगा। किस चीज का प्रयोग करिएगा, कैनट का, जिसको शॉर्ट में कांट भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि कैन और नॉट ये कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता है। बाकी सब जो मॉडल है, बाकी सब जो क्रिया है, चाहे एक्सिलरी हो या कोई भी, उसके साथ नॉट लगाते हैं तो स्पेस रहता है, शुड नॉट, वुड नॉट, है ना, मे नॉट, शैल नॉट। लेकिन एकमात्र, ये बात ध्यान रखिएगा, एकमात्र कैन है जिसके साथ नॉट आता है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल सटा रहता है, कैनट, ठीक ना।
और शॉर्ट जो होता है वो तो कांट हो ही जाता है। तो कह रहा है कि मस्ट नॉट जो है, जैसे कि यहाँ कह रहा है कि यू मस्ट नॉट पार्क द कार हियर। यू मस्ट नॉट पार्क द कार हियर मतलब यह आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, निगेटिव है, मना किया जा रहा है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। अगर ऑफिशियल रिकमेंडेशन आपको देना है तो आप कह सकते हैं नोबडी कैन पार्क द कार हियर, या यू यू कांट पार्क द कार हियर, इस तरह से करना होगा। इसके बाद अगला जो यूज है फिक्स डिटर्मिनेशन, मस्ट से दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चलता है, मैं यह काम अवश्य करूंगा। आई मस्ट डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर यह मैं काम करूंगा। तो इस तरह का जो फिक्स डिटर्मिनेशन हो, एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो वहां मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, है ना। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड माने संभावना, जहां प्रगाढ़ संभावना हो, बहुत ज्यादा संभावना हो। जहां बहुत ज्यादा संभावना हो तो क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि राम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉकिंग किया हो, तो हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक राम मस्ट बी हंग्री। लंबे समय के वॉकिंग के बाद राम निश्चित रूप से भूखा गया होगा, माने उसको भूख लग गई होगी, ठीक है। और इसके बाद एक है, जैसे कि यहाँ शुड हैव था, आउट टू हैव था, उसी तरह से यहाँ मस्ट हैव क्रिया का तीसरा रूप है। मस्ट हैव क्रिया का तीसरा रूप से यह पता चलता है कि कोई काम भूत में अवश्य होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। यू मस्ट हैव यूज्ड हेलमेट, आपको हेलमेट अवश्य यूज करना चाहिए था लेकिन आप यूज नहीं किए, उसका मतलब तो यही है ना। तो चलिए इसके बाद फिर और आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं शैल और विल का प्रयोग। शैल और विल एक बहुत ही कॉमन मॉडल्स हैं, इनके बिना तो फ्यूचर टेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है ना। तो देखते हैं सबसे पहले शैल और इसके बाद विल को। शैल के बारे में कहा जाता है कि शैल के द्वारा हम प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। प्योर फ्यूचर का मतलब क्या है, प्योर फ्यूचर का मतलब कि ऐसा फ्यूचर जिसमें इंटेंशन ना मिक्स हो। अब देखिए, अगर सचमुच देखा जाए तो ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकता है जिसमें कि मनुष्य का इंटेंशन ना हो, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मतलब शैल का प्रयोग एक तरह से वो कहा जाए कि वो लॉजिकल टाइप का रहता है, या एक फिक्स्ड टाइप का वो चीज रहता है जिस पर कि मतलब आपका कोई प्रभाव ना पड़ने वाला हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई सेल बी 35 टुमारो, तो आई सेल बी 35 टुमारो, अब इस पर न तो आपका न तो मेरा न तो किसी का प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। वो 35 होगा नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे तो होगा तो होगा। अगर कोई कहता है कि आई सेल बी 45 टुमारो, तो 45 तो हो जाएगा, उसमें वैसा थोड़े कोई यह है। तो कह रहे कि सेल विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस योर फ्यूचर, ठीक है, जैसे आई सेल बी 35 टुमारो। इसके बाद है सेकेंड पर्सन के साथ। सेकेंड पर्सन के साथ जब सेल का प्रयोग किया जाता है तब वो स्थिति कुछ चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कमांड, थ्रीट या प्रोमिस का बोध कराता है। कमांड मतलब आज्ञा, थ्रीट माने धमकी, प्रोमिस मतलब वादा, प्रतिज्ञा। जैसे राम शैल नॉट कम हियर, राम शैल नॉट कम हियर मतलब इट्स माई कमांड, इट्स माई ऑर्डर दैट राम विल नॉट कम हियर। तो राम शैल कहने का मतलब क्या हो गया, राम शैल का मतलब कि कोई आदेश दे रहा है, किसी का आदेश है कि राम नहीं आएगा यहाँ। उसी तरह से है यू शैल बी पनिश्ड, ये क्या हो गया, ये थ्रेट हो गया, ये धमकी हो गया। यू शैल बी पनिश्ड, तो आपको पनिश कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं, दंडित कर दिया जाएगा। तो यहाँ जब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है तो उससे कमांड और थ्रेट और प्रोमिस का बोध होता है। इसके बाद है दैट क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है। दैट क्लॉज में अगर इंटेंड आया हो या इंटेंशन आया हो तो उसके बाद जो
पार्ट चालू होगा उसमें जो सहायक क्रिया होगी वह क्रिया निश्चित रूप से शैल होगी, है ना, विल नहीं होगी, शैल होगी। ठीक है, जैसे वी इंटेंड दैट, मतलब हम लोग चाहते हैं कि, या आवर इंटेंशन इज दैट, हम लोग की इच्छा है कि द बिल शैल बिकम लॉ बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो आप देख रहे हैं कि द बिल शैल बिकम, यहाँ आप विल नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दैट क्लॉज है और क्या आया है, इंटेंड या इंटेंशन आया है, तो उसके आगे जो क्रिया आएगी वहां विल न लगा करके क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल या सेंट का प्रयोग स्पीकर का डिटर्मिनेशन प्रकट करता है। जैसे यू शैल मैरी रीता, आप क्या करोगे, रीता से शादी करोगे, मतलब आपको कोई एक तरह से आदेश कहिए, एक तरह से उसका जो भी है वो यहाँ प्रकट हो रहा है, डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का बोध हो रहा है। यू शैल मैरी रीता, मतलब आपको रीता से शादी करना होगा, आप रीता से शादी करोगे। उसी तरह से है दे शैल डू व्हाट आई टेल देम टू डू, दे शैल डू, वे लोग करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट आई टेल देम टू डू, मैं जो कहूंगा करने के लिए वही काम वे लोग करेंगे। दे शैल डू, अब आप देख रहे हैं ना, दे शैल डू साधारण नहीं ना हुआ, अब यहाँ किसी के द्वारा उन पर जोर आजमाइश किया जा रहा है, फोर्स डाला जा रहा है। इसके बाद है इंटेंशन के लिए, जैसा कि मैं बताया, शुरू में भी बताया कि देखिए इंटेंशन के लिए विल का प्रयोग किया जाता है और शैल का प्रयोग तो प्योर फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन कह रहा है कि वक्ता कभी कभी अपनी बात पर जोर देने के लिए, आप देखते होंगे स्पीच में, भाषण में क्या होता है, स्पीच का कुछ खासियत होती है, एक तो की रिपीटिशन, दूसरा चीज है कि कह रहा है कि जोर देने के लिए विल का प्रयोग ना करके शैल का प्रयोग करता है। जैसे वी शैल फाइट, हम लोग लड़ेंगे, एंड वी शैल विन, और हम लोग विजयी होंगे, हम लोग लड़ेंगे, वी शैल फाइट एंड वी शैल विन। आप देख सकते हैं यहाँ भी शैल, यहाँ भी शैल का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं विल, कह रहा है कि इंटेंशन के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल गो टू न्यू दिल्ली, मीन्स आई इंटेंड या आई वांट टू गो टू न्यू दिल्ली, है ना, मेरी इच्छा है नई दिल्ली जाने का। तो यहाँ विल से क्या करते हैं, विल से इंटेंशन का पता चलता है। इसके बाद कह रहा है कि टू एक्सप्रेस वोल्यूशन, वोल्यूशन माने होता है इच्छा भी होता है, चयन करना भी होता है, प्रोमिस वादा हो गया, थ्रीट धमकी हो गया। तो विल का प्रयोग इन सब चीज़ों के साथ होता है, इन सब चीज़ों का भाव प्रकट करने के लिए होता है जब आप इसको फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं, है ना, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, तब इस तरह की चीज़ें पता चलती है। जैसे आई विल कैरी योर बुक्स, अब इच्छा हो रहा है, आई विल कैरी योर बुक्स मतलब आई वांट टू कैरी योर बुक्स, आई एम विलिंग टू कैरी योर बुक्स, मैं चाहता हूं आपका बुक कैरी करना, ढोना। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ये प्रोमिस हो गया, कह रहा है कि आई विल ट्राई टू डू बेटर, मैं अगली बार बेहतर करने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक प्रोमिस भी हो गया। इसके बाद कह रहे कि विल यू से इनविटेशन या रिक्वेस्ट का बोध होता है, विल यू से रिक्वेस्ट भी होता है, विल यू से भी होता है, वुड यू से भी होता है, लेकिन विल यू की अपेक्षा जो वुड यू होता है वो ज्यादा पोलाइट होता है ना। देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, वुड यू विल यू से ज्यादा पोलाइट होता है, ज्यादा नम्रता पूर्वक आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो विल यू से ज्यादा अच्छा रहेगा वुड यू का प्रयोग करना। खैर, कह रहे कि विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीजिएगा, वो आपको इनवाइट कर रहा है। विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कीजिएगा, रिक्वेस्ट हो रहा है ना। या विल यू बी सो काइंड टू हेल्प मी, ऐसा भी स्ट्रक्चर चलता है, विल यू बी सो काइंड या विल यू बी काइंड एनफ टू हेल्प मी, ऐसा भी स्ट्रक्चर आता है। और इन सब से क्या पता चलता है, रिक्वेस्ट का पता चलता है।
इसके बाद है माइट। माइट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? मे का पास्ट फॉर्म है। तो मे का प्रयोग हम जानते हैं कि संभावना भी प्रकट करने के लिए होता है ना? अनुमति देने के लिए भी होता है, अनुमति मांगने के लिए भी होता है। तो आप ये समझ जाइए कि माइट का जब हम कहते हैं कि एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, तो इसका मतलब है कि उन सभी अर्थों में मे के जगह पर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में माइट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक वाक्य है, ही सेड मे आई गो, है ना? क्या मैं जा सकता हूं? तो यह क्या हो जाएगा, इसको आप चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ही आस्क्ड इफ ही माइट गो, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड इफ ही माइट गो। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो माइट आया है वो किसके लिए आया है? ये मे का पास्ट फॉर्म के लिए आया है। ठीक है, इसके बाद है, यहाँ देखिए, मोहन सेड इट मे रेन टुडे। मोहन कहा, क्या कहा? इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड दैट इट माइट। अब देखिए, मे जो है माइट हो गया, रेन टुडे बदल करके दैट डे हो जाएगा, टुडे बदल करके। तो आप देख रहे हैं कि माइट जो है मे के पास्ट फॉर्म के रूप में आ रहा है, और मे का प्रयोग जिस जिस अर्थ में हो रहा है उसके ही अर्थ में वो माइट में वो चेंज हो जा रहा है। इसके बाद कह रहा है कि संभावना बताने के लिए, ध्यान दीजिए, संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग होता है और संभावना बताने के लिए माइट का भी प्रयोग होता है। लेकिन मे से यह बोध होता है कि कोई काम करने की होने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है, माइट से थोड़ा कम संभावना का बोध होता है। अब कल्पना कीजिए, बरसात का समय है, बादल भी इधर उधर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, या संभावना है कि आज वर्षा हो जाए। लेकिन अब मान लेते हैं कि बरसात का मौसम है, इधर उधर कहीं बादल नहीं दिखाई दे रहा है, आसमान साफ है, इसके बावजूद भी अगर हम कहें इट माइट रेन टुडे, तो ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो सकती है। बरसात का मौसम है तो जरूरी थोड़ा है कि बादल लगा है तो अब भी हो जाए, हो सकता है कुछ देर में बादल घिर आए और वर्षा हो भी जाए। लेकिन संभावना किसकी ज्यादा है? बादल है तब संभावना ज्यादा है, या बादल नहीं है तब संभावना है? निश्चित रूप से जब बादल ज्यादा रहता है तो संभावना ज्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में मे का प्रयोग करेंगे। और इस कंडीशन में क्या करेंगे? इट माइट रेन टुडे। कहने का मतलब यह है कि मे से ज्यादा संभावना, माइट से कम संभावना। और प्रबल संभावना किससे बोध होता है? सबसे ज्यादा संभावना किससे बोध होता है? मस्ट से होता है। तो आप कह सकते हैं कि मस्ट, मे, माइट। ठीक, मस्ट सबसे ऊपर है, बीच में है मे, उसके नीचे है माइट। ठीक है, इसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो मे से भी किया जाता है, कैन से भी किया जाता है, लेकिन माइट से भी किया जाता है। और माइट से जो रिक्वेस्ट है, इसमें थोड़ा झिझक ज्यादा रहता है। आप किसी से किसी बात के लिए अनुमति मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा झिझक है। अब वो बिल्कुल स्ट्रेंजर आदमी है, आपको लग रहा है कि मैं भले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत कम संभावना है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वहां जहाँ की संभावना बहुत कम है, बिल्कुल झिनी झिनी संभावना है, वहां हम माइट का प्रयोग करेंगे। माइट यू गिव मी ₹500? क्या आप मुझे 500 दे दीजिएगा? कल्पना कीजिए कि कोई स्ट्रेंजर आदमी है, वहां तो 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, दोस्त से मांगोगे तो वो तो तुरंत दे देगा, लेकिन कोई स्ट्रेंजर है, यू आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, और
कोई आपके साथ घटना घट गई तो क्या कह रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जहाँ की संभावना बहुत कम हो माइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं वुड का प्रयोग। वुड जो है वो विल का ही पास्ट फॉर्म होता है, अर्थात इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में विल को रिप्लेस करके वुड का प्रयोग किया जाता है जब एक्सिलरी वर्ब अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में रहती है। तो जैसे अगर कोई वाक्य है राम सेड ही विल कम, तो राम सेड दैट ही और विल जो है बदल करके क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो यहाँ जो वुड आया है यह वुड बाकी ये सब वुड से बिल्कुल डिफरेंट है। ये सब जो वुड है पोलाइट रिक्वेस्ट, उत्कट इच्छा, पास्ट हैबिट वगैरह वगैरह, इससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ वुड होते हुए भी विल का ही अर्थ दे रहा है। मतलब इस वाक्य का अर्थ है कि राम कहा ही विल कम, वह आएगा, और दूसरे वाक्य का भी अर्थ है कि राम कहा था कि वह आएगा। यहाँ भी वुड का अर्थ वही है जो कि विल का है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है। यह विल यू की अपेक्षा ज्यादा पोलाइट होता है ना। जैसे वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म के अनुसार भले ही इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन आपको यह भूल नहीं कर लेना है कि अरे ये तो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप मेरी मदद कीजिएगा। केवल रूप है इंटेरोगेटिव का, भाव यह है कि कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक ना। उसी तरह से ये ऐसा भी स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, और जहां माइंड आ जाता है तो इसके बाद जो क्रिया होती है उसमें आईएनजी लग जाता है। ये बात याद रखिएगा। इसका भी अर्थ है कि कृपया दरवाजा खोल दीजिए। ऐसे शाब्दिक अर्थ पर अगर जाएं तो हम कह सकते हैं कि वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट का अर्थ यह है कि आप गेट खोलने को कहा जा रहा है, मतलब आपसे गेट खोलने को कहा जा रहा है, लेकिन क्या उसको आप बुरा तो नहीं मान लीजिएगा, माइंड तो नहीं कर लीजिएगा। माइंड करना होता है ना कि भाई बुरा मान जाना, लेकिन इसका भी भाव वही है कि आप कृपया दरवाजा खोल दीजिए। ठीक है, इसके बाद है उत्कट इच्छा। उत्कट इच्छा हार्दिक इच्छा, ओ दैट, जैसे कहते हैं ना ओ दैट, या उड दैट भी उसको कहते हैं, ओ दैट या उड दैट। काश, हिंदी में उसके लिए क्या शब्द होता है, काश। काश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश में भारत का पीएम होता। उड दैट या ओ दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई विश आई वुड मीट हर, मेरी इच्छा है, मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं उससे मिल लेता या मिल जाता। तो ऐसे भी कंडीशन में वुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए भी किया जाता है। पास्ट हैबिट मतलब वह आदत जो अब नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, पास्ट हैबिट का बोध कराने के लिए यूज्ड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यूज्ड का प्रयोग किया जाता है जो कि डिसकंटिन्यूड हो गया है ना। और इसमें क्या है, कह रहे कि पास्ट हैबिट, जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी क्या करते थे, सूत काटते थे कपड़ा बनाने के लिए, स्पिन करते थे एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। तो इससे क्या पता चलता है, गांधी जी के हैबिट का पता चलता है। तो पास्ट हैबिट का बोध कराने के लिए वुड का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद एक ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका जो शर्त था वो पूरा नहीं हुआ। कोई अच्छा काम जिसे होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शर्त पूरा नहीं हुआ। इफ राम हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर राम आगरा गया रहता तो वह ताजमहल देखा रहता। मतलब वह ताजमहल नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि वह आगरा नहीं गया। तो यह वुड हैव और क्रिया का तीसरा रूप जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके बाद है यूज्ड। देखिए यूज्ड जो है इसका जो प्राइम जो यूज है
एज ए मॉडल एक्सिलरी, वह है पास्ट हैबिट को बताना, और वो भी कैसा पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस द डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट, मतलब वो वैसा आदत था अब नहीं है, वो डिसकंटिन्यू। जैसे मोहन यूज ड्रिंक बियर, मोहन बियर पिया करता था, मोहन यूज ड्रिंक बियर। और ध्यान दीजिए यहाँ यूज टू न पढ़ करके क्या पढ़ते हैं, यूज्ड पढ़ते हैं, इम्फेटिक नहीं रहता है, इस पर जोर नहीं रहता है। मोहन यूज ड्रिंक बियर, मोहन क्या करता था, ड्रिंक पिया करता था, बट नाउ, लेकिन अब वो क्या करता है, ड्रिंक्स वाइन, अब वो शराब पीता है ना। इसके बाद है आई यूज्ड टू गो टू दिस पार्क व्हेन आई लिव्ड हियर, जब मैं यहाँ रहता था, आई यूज्ड टू विजिट दिस पार्क, आई यूज्ड टू गो टू दिस पार्क, मैं इस पार्क में जाया करता था, मतलब अब नहीं जाता हूँ, तो यहाँ यूज्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद और दो बचा हुआ है, एक है नीड और दूसरा है डेयर। और जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि यूज्ड, नीड और डेयर, ये तीन जो है इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है या मार्जिनल मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सब मॉडल से डिफरेंट है। डिफरेंट किस अर्थ में है, इस अर्थ में है कि इनका प्रयोग मॉडल जैसा भी हो जाता है, मतलब कि एक्सिलरी वर्ब जैसा भी हो जाता है, और मुख्य क्रिया जैसा भी यूज हो जाता है। ठीक है, कैसे, थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ यूज्ड का प्रयोग मॉडल के रूप में तो बता दिया, सहायक क्रिया के रूप में तो बता दिया, लेकिन यूज्ड का प्रयोग केवल इसी अर्थ में नहीं होता है, एक दो और इसका यूज है जो कि हमें जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ मैं दो तीन वाक्य लिख रहा हूं। मोहन इज यूज्ड गैम्बलिंग, दूसरा है a mobile is used to phone someone, to phone someone। और अब देखिए यहाँ, अरे तीसरा तो मैं बता ही दिया हूँ, यूज्ड का प्रयोग जो है पास्ट हैबिट के लिए, तो यहाँ मैं बता दिया हूँ कि आई यूज्ड टू गो टू दिस पार्क व्हेन आई लिव्ड हियर। लेकिन इसका प्रयोग बाकी अन्य दो में भी होता है, वो कैसे, कह रहा है कि मोहन इज यूज्ड गैम्बलिंग, यहाँ आप देख रहे हैं यूज्ड के बाद क्या है, गैम्बलिंग, यानी एक क्रिया आई है उसमें आईएनजी लगा है। यहाँ जहाँ की ये मॉडल के रूप में यूज होता था, आप देख रहे थे कि यूज्ड टू के बाद V1 आया है, यहाँ भी देखिए टू के बाद V1 आया है, लेकिन यहाँ टू के बाद V4 आ गया है, और V4 हो गया मैंने वो नाउन का काम करने लगा। और यहाँ यूज्ड का अर्थ है आदि होना, क्या होना, आदि होना या अभ्यस्त होना, मतलब कि लत लग जाना। यहाँ यूज्ड का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, लत लगने के अर्थ में, लत लगना, लगना तो समझते ही है, बुरा अर्थ में, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो लत बुरा सेंस में यूज किया जाता है। कह रहे कि मोहन इज यूज्ड गैम्बलिंग, मोहन को गैम्बलिंग की लत लग गई है। गैम्बलिंग क्या होता है, जुआ खेलना, मोहन को किस चीज की लत लग गई है, जुआ खेलने की लत लग गई है। तो यूज्ड के बाद जब V4 में आ जाती है क्रिया, तो उससे लत लगना, अभ्यस्त होना, आदि होना, यानी बुरा अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए अ मोबाइल इज यूज्ड फोन समवन। अब देखिए यहाँ यूज्ड का जो प्रयोग किया गया है यह मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। मोबाइल, अ मोबाइल इज यूज्ड, मोबाइल का प्रयोग किया जाता है इसलिए टू फोन समवन, किसी को फोन करने के लिए, है ना बाबू। ठीक है, तो ये तो हो गया यूज्ड। इसके बाद हम नीड और डेयर को देखते हैं। ये नीड और डेयर भी जैसा कि मैं बताया कि इसका मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल वर्ब अर्थात एक्सिलरी वर्ब। पहले एक्सिलरी वर्ब के रूप में हम देख लेते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी इसका प्रयोग मॉडल के रूप में होता है तो इसके साथ नॉट जरूर आता है, नीड नॉट और डेयर नॉट।
और नीड नॉट का अर्थ होता है कि आवश्यकता। नीड माने क्या होता है? आवश्यकता। नीड नॉट माने आवश्यकता नहीं है। डेयर माने होता है साहस, दुस्साहस, है ना। डेयर नॉट माने साहस नहीं होना, है ना। जैसे नीड नॉट, यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। राम नीड नॉट परचेज एन आईफोन, है ना। मोहन को क्या चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मोहन, सॉरी, राम नीड नॉट परचेज एन आईफोन। राम को आईफोन परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं यू के साथ भी नीड, राम के साथ भी नीड। तो जब नीड नॉट मॉडल वर्ब के रूप में जब यूज होता है, तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे, क्या रहे, सब्जेक्ट कोई भी रहे, वो नीड नॉट ही रहता है। ऐसा नहीं कि नीड्स हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि यह मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो जैसे ही ये नीड मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, अर्थात जो ऑर्डिनरी वर्ब है उसके जैसा यूज होगा, तब तो फिर उसमें एस लगेगा, ईएस लगेगा, आईएनजी लगेगा, ईडी लगेगा। यानी जो ऑर्डिनरी वर्ब जैसे यूज होती हैं उस तरह से इसका यूज होने लगेगा। जैसे ही नीड्स अ पेन, मतलब उसे एक कलम की आवश्यकता है ना। उसे एक कलम की आवश्यकता है। या ही नीडेड अ पेन, उसे एक कलम की आवश्यकता थी, ठीक है। या यू नीड अ पेन, यू नीड अ पेन, आपको एक कलम की आवश्यकता है, ठीक है। आप देख लिए कोई माने ये नहीं है जैसे जैसे बाकी सब क्रिया ट्रीट होती है वैसे उस तरह से यहाँ ट्रीट हो रही है ना। ही है तो नीड्स हो गया, पास्ट टेंस है तो नीडेड हो गया, यू है तो नीड हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं डेयर नॉट। डेयर नॉट मतलब साहस, दुस्साहस होना। जैसे यू डेयर नॉट फाइट अ लायन, फाइट अ लायन। यू डेयर नॉट फाइट अ लायन, आपको लायन से फाइट करने का, लड़ने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। यू डेयर नॉट फाइट अ लायन, लायन, है ना, शेर। तो जब ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है तो समान रहता है। यू डेयर नॉट भी हो जाएगा, ही डेयर नॉट भी हो जाएगा। ही डेयर नॉट फाइट अ लायन, है ना। आप देख रहे हैं यू के साथ भी डेयर, ही के साथ भी डेयर। लेकिन जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में यूज होने लगेगा तब तो फिर वो डेयर्स भी होगा, डेयरिंग भी होगा, डेयर्ड भी होगा। कैसे होगा? जब मेन वर्ब के रूप में यूज होने लगेगा तो यहाँ ये सब मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है ना। मेन वर्ब के रूप में यहाँ ये जैसे ही डेयर्स टू किल इवन अ कॉबरा। अब यहाँ देखिए ही के बाद यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ही डेयर्स हो गया। ही डेयर्स टू किल इवन ए कोबरा, माने वो क्या करता है, उसके अंदर कोबरा को ही मारने का क्या है, साहस है। ही डेयर्स, वो हिम्मत रखता है, उस दुस्साहस करता है। किस चीज को, क्या करने के लिए? कोबरा को ही मारने के लिए। पास्ट टेंस है तो ही डेयर्ड ही हो जाएगा, ही डेयर्ड टू किल इवन ए कोबरा, ठीक है। अब एक, ये सब तो आप जान गए कि मेन वर्ब के रूप में रहेगा, क्या होगा। एक और चीज है, एक आप लोग देखे होंगे हाउ डेयर यू, अक्सर मूवी वगैरह में देखे होंगे हाउ डेयर यू या हाउ डेयर्ड यू, है ना। हाउ डेयर यू मतलब
कोई आदमी गुस्सा करके, इसका प्रयोग कब किया जाता है? आप जब भी देखे होंगे तो देखे होंगे कि जो भी इसका यूज करने वाला है बहुत गुस्सा में है। मतलब तुम ऐसा हिम्मत कैसे कर दिया, तुम ऐसा दुस्साहस कैसे कर दिया, हाउ डेयर टॉक टू मी, मेरे साथ बात करने का तुम दुस्साहस कैसे कर दिया, हिम्मत कैसे कर दिया, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम हमसे बात कर दिया। तो इस तरह के अर्थ में हाउ हाउ डेयर यू या हाउ डेयर यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग मॉडल्स का एक परिचय देखें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।